लोग का तो इस वीक में पूरा केमिस्ट्री ही चल रहा है यार। यस सर। लगता है इसी वीक में तुम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दो नेक्स्ट क्लास। सर आज तो 2 क्लास। यस सर, 2 क्लास है। तो तुम लोग का इसी वीक में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मेरे को लगा था नेक्स्ट वीक तक जाएगा। अब तो चलो, लास्ट क्लास में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक कर चुके थे ना। यस हम्म यस सर। यस। ओके, तो आज हम लोग तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोले थे, फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड और सॉलिड जिस टेम्परेचर पे आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, या उस टेम्परेचर को। तो यहाँ जैसे इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, तो लिख लो इसको, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is the temperature at which it begins to freeze and the crystallized solid, जो क्रिस्टल बनेगा सॉलिड का, और लिक्विड जो है वहां पे, वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पे होंगे। सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। तो जिस टेम्परेचर पे वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? कम होना, लोअरिंग, डिक्रीज, लोअरिंग। ठीक है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग एलिवेशन पढ़े थे, वहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे क्या हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। अब यहाँ पे अगर किसी सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, और कितना घटा है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन या चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is added to a pure solvent, its freezing point decreases। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। और इसी डिक्रीज को, दिस डिक्रीज is termed as depression in freezing point. This decrease in freezing point is termed as depression in freezing point। ठीक है, तब डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा टी एफ लिखेंगे, वहां पे डेल्टा टी भी लिखते थे, बॉइलिंग पॉइंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी एफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट। चलो यहाँ लिख देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है टी एफ, और टी एफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये नोटेशन है। तब यहाँ पे जब डेल्टा टी एफ निकालोगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? टी एफ या टी एफ नॉट? कौन बड़ा होगा बताओ? टीएफ नॉट। टी एफ नॉट, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे कम हो गया ना डिप। तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, वो क्या आएगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे आ गया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। और इसका भी वही फॉर्मूला सिमिलर आता है जैसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किए थे। यहाँ भी के बी के जगह सिर्फ के एफ आ जाएगा। ठीक है, के बी के जगह क्या आ जाएगा? के एफ। और यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, सिमिलर है,
बस केबी के जगह केएफ आ गया और मोलैलिटी तो रहेगा ही। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे केएफ क्या है? ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। जैसे केबी को हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोले थे, उसी तरह ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस हैं। इसमें केएफ भी निकालने का, अगर मान लो केएफ नहीं दिया हुआ है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वही सिमिलर उसी के जैसा होता है। जैसे केबी का लिखा था ना, आर इंटू, वहां पे टीबी नॉट का होल स्क्वायर था, यहाँ पे टीएफ नॉट का होल स्क्वायर होगा, और इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और बाय नीचे 1000, और इंटू यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन नहीं होकर डेल्टा एच फ्यूजन यूज होगा। देख रहे हो ना, बिल्कुल एक जैसा ही फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन यूज होगा। वहां पे हम लोग वेपोराइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, बॉइलिंग से रिलेटेड, तो वहां पे वेपोराइजेशन ले रहे थे। और ये केएफ भी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट के सॉल्वेंट अगर चेंज करोगे तो केएफ का वैल्यू चेंज होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा चीज है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। लिख लिया? Yes. Yes. चलो, तो पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट 1.355 ग्राम of a substance dissolved in 55 gram of acetic acid produced a depression in freezing point of 0.618 degrees Celsius. Calculate the molecular mass of the substance. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे केएफ दिया हुआ है हमको एसिटिक एसिड का, that is equal to 3.85। ठीक है, करो तो।
हो गया? कितना टाइम लगा रहे हो? इसमें तो बस मोलालिटी निकालने का काम है। 153. 153.47. 153.47। तो इसका आंसर है 153.47 ग्राम। यही आ रहा है ना सबका? बताने की जरूरत तो नहीं है इसको क्या? बन गया। बताने की जरूरत है क्या? तो बन गया ना सबका? हेलो, रिप्लाई करो। No, sir. किसी को Yes. किसी को बताना है ये क्वेश्चन? नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2, जो ये कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 करो। इफ द boiling point of an aqueous solution of NaCl is 100.1 degree Celsius, then calculate the freezing point of the solution। ठीक है, और यहाँ पे Kb वाटर का दे दिया है तुमको 0.52, और Kf भी वाटर का दिया हुआ है 1.86। चलो करो। हेलो, 0.35. आ गया? Yes. 0 पॉइंट प्लस में है या माइनस में है? माइनस में से। -0.357 है ना? Yes. ठीक है, तो आंसर होगा -0.537 डिग्री सेल्सियस। यही आ रहा है ना? विवेक होस्ट शिफ्ट करो। हेलो विवेक, चलो ठीक है।
अब दिख रहा है आंसर, क्वेश्चन दिख रहा है ना? Yes, Yes. sir. Yes. हाँ, तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का -0.357। ये आया है सबका, क्या बताना है? सर बताना है। क्या दिक्कत है इसमें? देखो, बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी कितना हो गया? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है ना, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.1, तो डेल्टा टीबी कितना हो गया? 0.1 हो गया। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ से केबी इंटू मोलालिटी, केबी दिया हुआ है तुमको, कितना दिया हुआ है वाटर का? 0.52, और इंटू मोलालिटी, तो मोलालिटी तो दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम ही रहेगा ना। यहाँ से हम लोग मोलालिटी फाइंड आउट कर लिए। मोलालिटी क्या हो गया? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.52। अब चलो, अब दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ के कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का तो 0 होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है ना वाटर। Yes. तो Yes, 0 sir. माइनस सॉल्यूशन का हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ एज्यूम कर लेते हैं। ये सॉरी, हाँ ये टी एफ ही आया है, ये आंसर है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये डेल्टा टी एफ हो गया ये, इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। तो के एफ कितना दिया हुआ है? 1.86. 1.86, और मोलालिटी कितना फाइंड आउट किया हम लोग? 0.1 बाय 0.5। बस यही सॉल्व करो, इसमें क्या है? टी एफ कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -0.537, यही आ रहा है। यस और नो? Yes. Yes, sir. इसमें क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन था यार। चलो एक और क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर हैव 0.1 mole urea and its freezing point is 0.2 degrees Celsius, minus 0.2 degrees Celsius. Now it is freezed up to -2 degrees Celsius. Then calculate how much amount of ice will be formed. चलो करो तो। इस टाइप के क्वेश्चन कल बॉइलिंग पॉइंट में किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर।
नहीं हुआ, इतना सर टाइम क्यों 100। लगा? 100 आइस फॉर्म होगा। सर 900, 100 वो अलग हो जाएगा। 900 ग्राम फॉर्म होगा। यस। तो आंसर है इसका 900 ग्राम। क्या नहीं बन रहा है क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, कल तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। कितना दिया फर्स्ट वाले केस में? डेल्टा टीएफ हमको पता है कितना हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ही तो बना हुआ है ये। तो फर्स्ट केस में डेल्टा टीएफ 0.2 होगा, यस और नो? Yes. 0.2। और मोलालिटी कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? 0.1. 0.1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया के एफ इंटू मोलालिटी 0.1। तो ये क्वेश्चन 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड वाले केस में बोला गया फ्रीजिंग पॉइंट इसका 2 कर दिया गया, -2। तो अब इस केस में डेल्टा टी एफ क्या हो गया? 2। 2. के एफ तो चेंज नहीं होगा। अब इस केस में मोलालिटी तो चेंज हो जाएगा ना। और मोलालिटी कैसे निकालेंगे? अब मोल्स यूरिया फ्रीज होगा क्या? जब भी फ्रीज होगा वो वाटर ही फ्रीज होगा ना। यस। तो वाटर Yes. फ्रीज होगा तो यूरिया का मोल्स तो उतना ही रहेगा, यस और नो? Yes. लेकिन हमको वाटर का मोल्स वहां पे पता नहीं है, वाटर वाटर का मास जो है वो कितना बचा हुआ रहेगा वो हमको पता नहीं है, उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये इक्वेशन 2 है हमारा। ठीक है, एक्स के जी यहाँ एज्यूम किए हम, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे केजी में आएगा। समझ रहे हो ना? Yes. अब इन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। कितना आएगा एक्स? हो गया. इन दोनों को कैलकुलेट करके एक्स कितना आया ये बताओ। 0.1. 0.1 और ये केजी में आया है ना। तो 0.1 केजी कितना हो गया? 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम क्या डिनोट कर रहा है कि इतना ग्राम वाटर बचा हुआ है अभी सॉल्यूशन में। समझ रहे हो? Yes, sir. तो कितना फ्रीज हो गया होगा नहीं निकाल पा रहे हो। ओरिजिनल हम लोग के पास था कितना? 1000 ग्राम वाटर था, उसमें से 100 ही बचा हुआ है। तो बाकी 900 कहाँ गया? कहाँ गया बाकी 900? वो आइस बन गया ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो ये यही आंसर कि कितना अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म हुआ था? 900 ग्राम फॉर्म हुआ, यस और नो? Yes. तो इसमें क्या दिक्कत है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म ये हो गया 900 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं sir. नो सर। चलो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये हो गया हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है इसमें। क्या ये चैप्टर आसान लग रहा है या डिफिकल्ट है? ये बताओ। आसानी है सर. आसान है तो फिर इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे? सिंपल सा तो फॉर्मूला है, कुछ अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बताओ क्या? वही एक ही फॉर्मूला है ना, उसी सब में तो वही यूज हो रहा है। सबके लिए एक सिंगल सा फॉर्मूला है। तो प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन। चलो, तो तीसरा हो गया हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो इसके लिए तुमको ऑस्मोसिस टर्म पता है? ऑस्मोसिस, यस सर। ऑस्मोसिस तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, 9th-10th में हो पढ़े हो ना? सर यस सर। 9th में था Yes, सेल sir. बायो में सेल मेम्ब्रेन वाले। हम्म। तो ऑस्मोसिस एक्चुअली जैसे मान लो ये कुछ पार्टिकल है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम लोग अलग सॉल्यूशन ले लिए हैं और इसके अंदर अलग सॉल्यूशन है हमारा। और ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये बाहर जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो है ये पैकेट के अंदर जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस पैकेट के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस का अगर डेफिनेशन पढ़े होगे तुम लोग, So तो क्या होता है? transfer of liquid from higher concentration to low. हाँ, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे जैसे मान लो हम लोग सॉल्वेंट की ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट जहां पे हायर कंसेंट्रेशन में होगा वहां से वो अपने लोअर कंसेंट्रेशन पे आएगा। तो जैसे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, डाइल्यूट में या कंसेंट्रेटेड में? Dilute में. डाइल्यूट में। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? Dilute to मतलब concentrated. डाइल्यूट, से हाँ, concentrate. डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की तरफ फ्लो करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, अपने आप होता है। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, टू हायर concentrated solution। तो टू हायर concentrated solution, तो इसको हम लोग concentrated solution बोलते हैं, हायर है तो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये कहलाता है हमारा ऑस्मोसिस। ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके होगे ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हम लोग इसको दूसरे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये इस टाइप का। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है ना, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वो इससे क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये इस टाइप का कुछ हम लोग सेटअप ड्रॉ कर रहे हैं। बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस साइड एक अलग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और ये हमारा सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं C1, इसका कंसंट्रेशन C2। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2। तो अब यहाँ पे बताओ तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो होगा वो किधर से किधर होगा, 2 से 1 या 1 से 2? बोलो। C1 का concentration ज्यादा है. वो लिखा हुआ है ना, एज्यूम किया हम लोग So कंसंट्रेशन 1 ऑफ से 2. सर 1 से 2। C1 से 1 से 2। Yes, सर sir. solvent का 2 से 1 होगा. सॉल्वेंट का पूछ रहे हैं ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? सर 2 से 1. 2 से 1 होगा ना। Yes sir, solvent को dilute से concentrate. Yes. तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है ना, जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट हैं वो वहां से अपने लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। तो ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल? जहां पर कंसंट्रेशन कम है, जो डाइल्यूट है ना। तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे? C2 से C1 की तरफ फ्लो करेंगे। और किसके थ्रू ये फ्लो करेगा? ये बीच में जो लिए हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू।
है ना, समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस, ये अपने आप होगा। जैसे इसको हम लोग कनेक्ट कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये अपने आप ये प्रोसेस हो रहा होगा। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हमको कितना अपोजिट डायरेक्शन में कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा, या कितना फोर्स लगाना होगा, हमको प्रेशर कितना लगाना होगा ताकि ये पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए। उसी प्रोसेस, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस प्रोसेस को अगर रोकना है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन पे ही प्रेशर लगाना होगा ना। कौन से सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर रोकने के लिए? 1 पे। 1 पे। तो सॉल्यूशन 1 पे हम लोग कितना प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि ये प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है ये रुक जाए। तो उसी प्रोसेस, उसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग, क्या प्रेशर बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं हम लोग कि द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, और वो प्रेशर एक्सटर्नली ही हम लोग लगाएंगे, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किस साइड हमको वो प्रेशर अप्लाई करना होगा? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis is called osmotic pressure। बात समझ आया कि नहीं? osmotic pressure का मतलब क्या होता है? यस सर। तो यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वान हॉफ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वान हॉफ्स फॉर्मूला। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को देखोगे पाई से डिनोट करते हैं हम लोग, पाई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू, ये होता है CRT। जैसे PV इक्वल टू NRT है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? तो उसी तरह सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन जैसे PV इक्वल टू NRT था ना, तो PV इक्वल टू NRT। तो वॉल्यूम को अगर इधर भेज दोगे, तो ये वॉल्यूम को इधर भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा, N/V इंटू R इंटू T। और ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, अगर सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. N/V वो क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी है ना, Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग C से रिप्लेस कर दिए, R और ये T आ गया। तो यही जो P है ना, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से डिनोट कर दिए हैं, जिसको कि हम लोग पाई से रिप्लेस करते हैं। पाई जो एक तरह से प्रेशर ही हुआ ना, ये ऑस्मोटिक Yes, प्रेशर sir. ही है ना। तो उसको Yes. हम लोग अलग से, नॉर्मल प्रेशर से अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन पाई से करते हैं हम लोग। तो पाई इज इक्वल टू CRT आ गया। C क्या है, कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन का। R क्या है यहाँ पे, वही गैस कांस्टेंट, या फिर इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगा R का। क्या क्या वैल्यू होता है? 0.0821 0.21. लीटर ATM पर मोल केल्विन, और एक जूल में होता है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो वैल्यू सेम रहेगा। T क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? T क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर केल्विन स्केल में। समझ रहे हो ना बात? टेम्परेचर जो यहाँ पुट करना है हमको, वो केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर पुट करना है। तो फॉर्मूला यही हो गया, वन हाफ फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का, पाई इज इक्वल टू CRT। समझ आ गया बात?
सिंपल सा यही फॉर्मूला हमको यूज करना है इसमें, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? No, sir. अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक रिवर्स ऑस्मोसिस तुम लोग सुने होगे, आरओ। आरओ यूज करते हो ना, वो तो घर में जो यूज होता है फिल्टर करने के लिए, Yes, sir. तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस उसमें होता है। देखे होगे आरओ लिखा हुआ है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। तो ऑस्मोसिस का उल्टा, तो उसमें यही ऑस्मोटिक प्रेशर ही अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। लेकिन अब जितना ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है, उससे अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें हम लोग, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का पूरा डायरेक्शन चेंज हो प्रोसेस, जाएगा उसमें। हाँ ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। अब जो ऑस्मोसिस होने लगेगा वो 1 से 2 की तरफ जाने लगेगा, तो उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आया? और वो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब वो कैसे, डायरेक्शन चेंज कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे वो फोर्स मिलता है। ठीक है ना? Yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, इफ ए प्रेशर, ऐसे लिख देंगे, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे अगर ग्रेटर प्रेशर अप्लाई कर दें हम लोग, तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। RO, ठीक है। तो वाटर फिल्टर में यही टेक्निक काम करता है, RO। ये सारे टर्म्स हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और भी कुछ कुछ टर्म्स इसमें मिलेगा तुमको, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मिलेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम लोग किसको बोलते हैं, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लिख लो, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए तुम्हारा पाई 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये पाई 2 होना चाहिए। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, तो पाई 1 की जगह हम लोग C1R T1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे Yes. क्या लिख सकते हैं, C2R T2। आर तो दोनों के इसमें सेम ही रहेगा, Yes, sir. तो इसका मतलब आर कैंसिल आउट हो गया, तो C1T1 इक्वल टू C2T2। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, यस सर, नो? Yes, sir. अच्छा, Yes. अब इसमें एक दो और टर्म मिलेगा तुमको, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको क्या होता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं हम लोग, तो इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ टू सॉल्यूशंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर उन दोनों, दो सॉल्यूशन लिए हम लोग, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल नहीं है, then the solution having higher osmotic pressure, वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर या हाइपो, बोलो। Hi- हाइपर, मतलब जिसका ऑस्मोटिक, दो सॉल्यूशन अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको क्या बोलेंगे, Hi. हाइपोटोनिक। ठीक है, बस यही टर्म्स का मतलब है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होंगे।
तो देखते हैं। तो बस यही है इसमें, फॉर्मूला बस एक ही है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, बाकी ये सारे टर्म्स हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे होता है, पहले लिख लो इसको। लिख लोगे तो बोलना। हो गया? No, हेलो? sir. No, sir. नहीं लिखे हो अभी तक? लिख लिए सर। चलो, जो जो लिख लिया हो क्वेश्चन बनाओ। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of cane sugar at 15 डिग्री सेल्सियस। करो तो। और ये 5% जो दिया गया है, ये वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, 5% यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, 5% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमको। 3.45. 3.45 सही है। आ गया ना सबका? बताना है क्या ये? बोलो। सर टेम्परेचर सेल्सियस में ही लेंगे। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं ना यार, ये तुम लोग को आइडियल गैसेस स्टेट से ही बता रहे हैं। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। यहाँ पे एज्यूम करना है ना, अगर 100 ml तुम एज्यूम कर लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml एज्यूम कर लिए हम लोग, तो इसमें मास ऑफ हमारा केन शुगर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम. 5 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ केन शुगर अगर 5 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ केन शुगर नहीं निकाल सकते हो? 5 by मोल्स क्या आ जाएगा? 342. 5 by 5 3 foot. केन शुगर का 342. फॉर्मूला तो पता है ना, C12H22O11। O11. तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 342 है। ये मोल्स हो गया। अब मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो ये कितना, 100 ml को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.1। 0.1. तो पाई निकालना है हमको, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो सी का वैल्यू होगा 5/342 इंटू 0.1, और आर कितना है? 0.0821। उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1/12 नियरली लिख सकते हैं। हेलो? 0.0821 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/12 ले सकते हो। ठीक है, 1/12 अप्रोक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। और इनटू टेम्परेचर कितना है? 15 288 डिग्री। Kelvin. तो 15 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन हो जाएगा? 88. 288। बस इसी को सॉल्व कर लो। ये नियरली तुम्हारा 3.45 ATM के आसपास आएगा। यही आ रहा है ना? Yes.
चलो हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 gram per dm cube of urea is isotonic with a 5% solution of non-volatile solute. ठीक है, कैलकुलेट 5% W/V है। हाँ W/V, और कैलकुलेट द molecular mass of this solute. ये 5% जो है ये W/V दिया हुआ है। करो 10 ग्राम पर DM क्यूब है, तो DM क्यूब को लीटर में बदलने तुम लोग को आता है। 1 DM क्यूब कितना लीटर होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है ना। यस सर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से निकालो। आइसोटोनिक दिया हुआ है यहाँ, तो ये ध्यान रखना, आइसोटोनिक वाला कंडीशन यूज कर लोगे। सर 300। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो टेम्परेचर भी तो सेम ही होगा। सर समझ रहे हो? सीधे कंसंट्रेशन लेके बना लेंगे। हाँ, अगर आइसोटोनिक है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, तो पाई 1 तुमको क्या बोला गया, C1R_T1 इज इक्वल टू C2R_T2, और टेम्परेचर को लेके भी कुछ नहीं बोला गया, तो टेम्परेचर भी तो सेम ही है, T1 इक्वल टू T2, और R तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली सिंपली क्या आ गया, C1 इक्वल टू C2, यही तो होगा। यस। अब फर्स्ट वाले का कंसेंट्रेशन यूरिया सॉल्यूशन है वो, तो अगर वॉल्यूम अगर हम लोग 1 लीटर एज्यूम कर लें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा उसमें, 10 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया उसका, मोलर मास यूरिया का पता है तुमको, 60। तो मोल्स ऑफ यूरिया हो गया तुम्हारा 10/60, तो 1/6 हो गया, यस सर। और वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, तो कंसेंट्रेशन क्या हो गया, 1/6 ही हो गया। यस और नो, यस। बोलो। अब C2 में हमको पता नहीं कि वो कौन सा सॉल्यूट है, उसका मोलर मास निकालना है, तो यहाँ भी तुम वही एज्यूम कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर एज्यूम करें हम लोग, तो 1 लीटर में वो है कितना, 1 लीटर का 5%, तो कितना ग्राम होगा, 100 ml में 5 ग्राम है, चलो 0.5। 50 ग्राम। ठीक है, चलो 100 ml ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 100 ml का 5% करोगे तो उसका सॉल्यूट का मास कितना होगा, 5 ग्राम होगा उसमें। यस। तो 5 ग्राम है, तो मोल्स निकालोगे तो 5 बाय मोलर मास हमको पता नहीं है, तो m एज्यूम कर लेते हैं, है ना। ये हो गया मोल्स, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, लीटर में लेते हैं हम लोग, तो 0.1। 0.1। 0.1, तो 0.1, बस इसको सॉल्व करो और m निकालो। ये तो ऐसे लिख लेना 5/m × 0.1, तो यही तो हो जाएगा। अब m कैलकुलेट करो,
क्या होगा एम? 300 300 300 ग्राम हो गया। समझ आया कि नहीं? यस कोई दिक्कत? Yes. No, sir. नहीं चलो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये भी हो गया। क्वेश्चन है, इफ 200 ml of 0.1 molar urea solution is mixed with 300 ml of 0.2 molar glucose at 300 Kelvin, then calculate the osmotic pressure of the resulting solution. ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कैसे कर रहे हो इसमें? तुमको पाई इक्वल टू सी आर टी है ना, तो इसमें फाइनल तुमको कंसंट्रेशन निकालना होगा, समझ रहे हो? Yes, sir. दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का मोल्स जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वैसे ही करेंगे ना? yes yes, तो sir. पहले वाले में मोल्स कितना आया देख लो। यूरिया का क्या हो जाएगा? मोल्स वॉल्यूम है उसका 0.2 लीटर और मोलैरिटी है 0.1 मोलर, तो ये कितना हो गया? 0.02 मोल्स, यस और नो? और ग्लूकोज का क्या हो गया? वॉल्यूम कितना है? 0.3 लीटर और मोलर कितना है? 0.2, तो मोल्स कितना हो गया? 0.06 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितना हो गया दोनों को ऐड करने पे? टोटल 0.08। तो टोटल मोल्स हमारा 0.08 है और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल 500 वॉल्यूम, point 0.5 लीटर। हाँ तो 0.2 लीटर और 0.3 लीटर, तो अब टोटल वॉल्यूम तो 0.5 लीटर हो गया ना। तो कंसंट्रेशन फाइनल कितना हो गया? तो फाइनल 0.16 मोल्स, हाँ फाइनल मोल्स है हमारे पास 0.08 और फाइनल वॉल्यूम है 0.5, तो ये हो गया। 0.16 तो पाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 0.08 बाय 0.5 और आर का वैल्यू वो नियरली 1/12 वाला यूज कर लेना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और आर टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 300। बस इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये नियर अबाउट आएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज 4 के आसपास आएगा, 0.9 करके 4 ATM के आसपास, देखो तो। 3.9 आ रहा है आसपास। हाँ वही राउंड ऑफ कर लो, 4 के राउंड फिगर में आ जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. आ Yes, गया. sir. आ गया ना? यस और नो? Yes. Yes. तो अगर तुमको ऐसा 2-3 सॉल्यूशन मिक्स कर दिए हैं तो उसमें हम लोग टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम करके फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. उसके बाद हम लोग उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. तो इस टाइप के सॉल्यूशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको इससे, और तो कुछ है नहीं इसमें. ठीक है, तो अभी हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं. अब इसमें से एक लास्ट छोटा सा पार्ट बच गया है. अब इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर अगर आ जाएगा तो वो देखेंगे हम लोग क्या होता है, फिर उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इन सभी में. ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास जो है ना आज, इसके बाद वाला क्लास है ना, अभी कंटिन्यू तो नहीं है. Yes. No, sir. 650 से. हाँ, तो उसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं आज शायद कंप्लीट ही हो जाए ये चैप्टर, है ना? ओके सर. तो क्योंकि इधर तो हो ही गया, वांट ऑफ फैक्टर में देखते हैं कितने क्वेश्चंस करा पाता है. तो वो हो जाएगा आज, मतलब मोर और वो लेस. वाला लास्ट टॉपिक है. हाँ, बस वही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और तो सारा चीज हो ही गया इस चैप्टर का. हम लोग देखे हो एनसीईआरटी बनाना, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए हो अभी तक? एनसीईआरटी का Yes, सर sir. शुरू का तो सारा 11th का क्वेश्चन है. शुरू का छोड़ के बाकी और भी तो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के भी. ये सब एक्सरसाइज बन बनाओ. जा. ठीक है, क्योंकि चैप्टर आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाला बात नहीं. फॉर्मूला देखो, बनाओ क्वेश्चन, बहुत ही आसान चैप्टर. तुम लोगों को खुद भी पता चल रहा होगा है या नहीं आसान. यस सर. यस सर. Yes. Yes. ठीक है, तो बनाओ फिर. तो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज खत्म कर देंगे चैप्टर, फिर तुम लोग प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस. ठीक है, Yes. चलो कुछ पूछना है इसमें अभी जितना बताएं? यस और नो? सर. No, sir. चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे. सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा. Thank you, sir. ठीक है, ठीक है. Thank you. चलो, थैंक यू.